आ गई महारानी। बड़ी पूजा पाठ में लगी थी सुबह से। कितनी बार कहा है कि पहले मेरे लिए चाय बनाकर फिर और कोई काम किया कर। सास ने चिल्लाते हुए कहा। तभी बहू थोड़ी डरती हुई बोली, जी माँ जी, आज आप देर तक सोई थी तो मैंने सोचा जाकर पूजा ही कर लूं। सास ने कहा, अच्छा, अब तो तू सोचने भी लगी है। और क्यों नहीं उठाया तूने मुझे? तू तो यही सोच रही होगी कि बुढ़िया सोती रह जाए, उठे ही नहीं। भगवान से यही मांगती होगी कि बुढ़िया सीधे टै बोल जाए। तो बहू बोली, भगवान के लिए ऐसा ना कहे माँ जी। मैं क्यों सोचूंगी ऐसा आपके लिए? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। तभी सास कहती है, हाँ हाँ, अब बातें तो कोई तुझसे बनाना सीखे। तेनालीराम के बाद तो तेरा ही नंबर आता है बातें बनाने में। माँ जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। वो बिना सास की बात सुने ही रसोई घर में चली जाती है। घर में रोज ही अक्सर ऐसी बातें होती रहती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मालती देवी अपनी बहू को कुछ खरी खोटी न सुना दे। पर बहू भी ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि सब कुछ चुपचाप सुनती जाती थी और उतने ही प्रेम से सब काम करती जाती थी। वो सास की सेवा कुछ ज्यादा ही प्रेम भाव से करती थी, पर उसकी की गई सेवा का कोई असर मालती देवी पर नहीं होता था। ये तो रोज की बातें थी जो मालती देवी अपनी बहू को सुनाया करती थी। पूरा घर उनकी इन बातों को सुनता रहता। ना कभी कोई बोलता और ना ही कोई प्रतिक्रिया देता। सेठ दामोदर प्रसाद शहर के जाने माने रईस थे। मालती देवी इन्हीं की धर्मपत्नी का नाम था। इनका एक सुपुत्र भी था जिसका नाम विवान था, और एक सुपुत्री जिसका नाम अन्वी था। सेठ दामोदर प्रसाद जी शहर के जाने माने रईस तो थे ही, साथ ही वे बड़े समाजसेवी भी थे। शहर में जब भी कोई सामाजिक कार्य होता तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसलिए उनका शहर में बहुत सम्मान भी होता था। कई बार राजनीतिक पार्टियों ने सेठ जी को नगर परिषद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी देना चाहा, पर हर बार वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक मना कर देते थे। कारोबार उनका पुत्र विवान ही देखता था। पिछले 3 वर्षों से उन्होंने उसे पूरा काम सौंप दिया था। कभी कभी ऑफिस चले जाते थे और विवान भी कारोबार के सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा करता रहता था। सेठ जी की पुत्री बीए अंतिम वर्ष में थी। सेठ जी उसके लिए अब सुयोग्य वर की खोज में थे। इंतजार था कि उनकी खोज पूरी हो और वो बेटी के हाथ पीले कर दें। घर में वैसे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, पर मालती देवी को तो बस उनकी बहू मृणालिनी से ही हर काम करवाने की आदत हो गई थी। मृणालिनी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती थी, बस उनकी ही सेवा में लगी रहती थी। अनवी को ये देखकर बहुत बुरा लगता था कि भाभी हमेशा माँ की सेवा में लगी रहती है, पर माँ तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती भाभी को बातें सुनाने का। बस यही बात अनवी को सबसे ज्यादा बुरी लगती थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। माँ ने कसम जो दे रखी थी। अनवी अपनी भाभी की हम उम्र थी, इसलिए भाभी उसकी अच्छी सहेली थी। वो भाभी से सभी प्रकार की बातें कर लिया करती थी। माँ के व्यवहार के लिए माफी भी मांगती थी, पर हर बार मृणालिनी कहती, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसी तुम्हारी माँ है वैसे मेरी भी माँ है। यदि डांट भी दिया तो क्या हो गया, बड़े लोगों की डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। मृणालिनी और विवान की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। मृणालिनी अपने पिताजी की इकलौती संतान थी। माँ तो जब मृणालिनी 11 साल की थी तब एक लंबी बीमारी के कारण चल बसी थी। सुंदर, सुशील, सभी गृह कार्यों में दक्ष और पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। पिता एक कपड़े की दुकान पर हिसाब किताब का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा खास तो नहीं थी, पर उनका भरण पोषण आराम से हो जाता था। मृणालिनी अपनी पढ़ाई का बोझ पिताजी पर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी फीस और उसे अपने लिए खर्च करने के लिए पैसे आराम से आ जाया करते थे। मृणालिनी ने 2 वर्ष पहले अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अध्ययनरत थी। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शहर के ही एक निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कॉलेज में गणतंत्र दिवस का समारोह होने वाला था, जिसमें मृणालिनी ने गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेठ दामोदर प्रसाद जी को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी मालती देवी एवं उनकी बेटी अनवी भी कार्यक्रम में गई थी। उन तीनों ने वहीं पर मृणालिनी को देखा था।
जब वो स्टेज पर अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी, मृणालिनी ने जैसे ही एक पुराने प्रसिद्ध फिल्मी गीत की मधुर धुन में अपना गीत प्रारंभ किया, सभी श्रोतागण स्तब्ध रह गए। सेठ जी तो उसकी मधुर आवाज में खो गए। गायन प्रतियोगिता में मृणालिनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब सेठ जी घर आए, तब से ही बस मृणालिनी की तारीफ किए जा रहे थे। मृणालिनी ने कितना सुंदर गाना गाया। जैसे वो दिखने में सुंदर है, वैसी मधुर उसकी आवाज है। गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का वास है। मालती देवी ने मजाक में कह दिया कि इतनी पसंद है ना, तो बहू बना लो उसे। वैसे भी विवान के लिए लड़की तो ढूंढ ही रहे हैं आप। मालती देवी के मुंह से जैसे ही ये बात सेठ जी ने सुनी, तो अपनी जगह से उछल पड़े और बोले, कभी कभी तुम भी समझदारी वाली बातें कर देती हो। तो मालती देवी कुछ नाराज हो गई। फिर सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज हो गई। सेठ जी ने मृणालिनी के कॉलेज के प्रिंसिपल सर को फोन लगाया। उनसे मृणालिनी का पूरा नाम और पता लिया। अपने मुनीम जी को बुलाया और मृणालिनी के घर परिवार के बारे में पता करने के लिए कहा। मुनीम जी बोले, सेठ जी पता क्या करना, मैं बता देता हूँ। वो तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। पत्नी का देहांत हुए लगभग 14 वर्ष हो गए। तब से घर में दोनों बाप बेटी ही हैं केवल। वो सेठ हरिदत्त प्रसाद जी के यहाँ लगभग 18 सालों से मुनीम है। हरिदत्त प्रसाद जी उन्हें अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। मुनीम जी ने आगे बताया कि मृणालिनी तो साक्षात देवी का रूप है। वो जिस घर में जाएगी, उस घर को स्वर्ग बना देगी। सेठ जी ने मालती देवी से अपने मन की बात कही कि वो मृणालिनी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वहीं खड़ी अनवी ने जैसे सेठ जी की बात सुनी, तो अपने पिताजी के गले लगते हुए कहा, पिताजी, मैंने तो जब से उन्हें देखा था, तब से बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही मेरी भाभी बने। मालती देवी ने कहा, वो सब ठीक है, लड़की मुझे भी पसंद है, पर हमारी और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बिना माँ की लड़की है, तो क्या वो निभा पाएगी? सेठ जी ने कहा कि क्यों नहीं निभा पाएगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मालती देवी ने शर्त रखी कि राघव की शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा और ना ही कोई मेरे किसी भी कार्य में आपत्ति प्रकट करेगा। आप तीनों को मेरी कसम खानी होगी। यदि किसी ने भी मेरी कसम तोड़ी, तो उसी वक्त मृणालिनी को इस घर से जाना होगा। सेठ जी और अनवी तो केवल मृणालिनी को इस घर में बहू के रूप में देखना चाहते थे। दोनों ने बिना सोचे समझे ही हाँ बोल दी, बिना भविष्य की चिंता किए कि क्यों मालती देवी ने ये कसम और शर्त की बात रखी थी। पर सेठ जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो केवल इसी बात की खुशी थी कि अब मृणालिनी जैसी सुशील लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। विवान से जब इन सब बातों के बारे में पूछा, तो उसने कह दिया कि यदि पिताजी को लड़की पसंद है और उन्हें माँ की शर्त एवं कसम से कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने हरिदत्त जी को फोन किया और उन्हें अपने मुनीम जी को अगले दिन की छुट्टी देने के लिए निवेदन किया। सेठ जी ने जब मृणालिनी के पिता से बात की, तो वो सेठ जी से बोले, सेठ जी, हम कहाँ और आप कहाँ, आपकी और हमारी स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति और स्वयं को भी बेच दूं, तो भी आपके 10% तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो फिर ये संबंध कैसे संभव होगा? सेठ जी समझ गए थे कि ओमदत्त जी दहेज की बातें कर रहे हैं। आज के समाज में यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बेटी के पिता को संसार की सभी समस्याएं एक और बेटी के दहेज की समस्या एक और सताती है। आज का समाज चाहे कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, कितना ही मॉडर्न, कितना ही डिजिटल क्यों ना हो गया हो, पर ये दहेज रूपी राक्षस हमेशा अपना मुंह बाए बेटी के पिता के सामने सदा ही खड़ा रहता है। कन्या भ्रूण हत्या इसी समस्या के कारण की जाती है, जो कि पढ़े लिखे समाज में ज्यादा होती है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, वही लोग फिर नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को खोजते फिरते हैं। सेठ जी ने आगे कहा, ओमदत्त जी, कोई पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है, तो उससे और कुछ मांगना व्यर्थ होता है, क्योंकि वो अपने जीवन भर की पूंजी, अपना गर्व, अपना अभिमान, अपनी लाडली, अपने कलेजे के टुकड़े को लड़के वालों को सौंप देता है। इस दान के आगे भौतिक सुख सुविधाओं वाली सभी वस्तुएं तो बहुत ही तुच्छ हैं। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। ये सब सुनते ही ओमदत्त जी की आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगे
कि जब से मृणालिनी विवाह के योग्य हुई है, तब से मुझे उसके विवाह की चिंता हर दिन सताती थी और मैं ये सोचता था कि हे भगवान, इस बिन माँ की बच्ची के लिए कौन सा घर सही होगा, क्योंकि मेरी हैसियत तो ज्यादा नहीं है। तो क्या कोई अच्छा सा घर मेरी बेटी को मिलेगा? इसकी माँ के जाने के बाद मैंने इसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की है, पर माँ तो माँ ही होती है ना, माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। सेठ जी, आप जानते ही हैं कि आज समाज में दहेज के नाम पर कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है। मेरा तो हृदय कांप जाता है जब ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनता हूँ। सेठ जी ने कहा, हर लड़की का पिता आपके समान सोचने लगे तो बेटियां अपने परिवार पर बोझ नहीं होंगी। हर परिवार उन्हें सिर का ताज मानने लगेगा। ओमदत्त जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी बेटी इस घर से अपने दूसरे घर जा रही है। अब आप बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है? तभी ओमदत्त जी ने कहा, सेठ जी, यदि नारायण स्वयं ही किसी के पास कुछ मांगने आए और यदि वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो नारायण की इच्छा पूरी कर सकता है, तो वो क्यों मना करेगा? ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। सेठ जी ने ओमदत्त जी से कहा कि अब हम हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। तो ओमदत्त जी ने मृणालिनी को आवाज लगाई। सेठ जी, मालती देवी और अनवी तो उसे पहले ही देख चुके थे, पर आज मृणालिनी हल्के नीले रंग की रेशमी साड़ी में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। आज पहली बार विवान ने उसे देखा था। वो तो उसे बिना पलके झपकाए हुए देखते जा रहा था। जब अनवी ने उसे धीरे से कोहनी मारी, तब वो पलके झपकाकर दूसरी ओर देखने लगा था। रिश्ते को पक्का करने के लिए मालती देवी ने शगुन के तौर पर सोने की खूबसूरत चेन मृणालिनी के गले में पहना दी और उसे आशीर्वाद दिया। मृणालिनी जैसे ही उनके पैरों को छूने के लिए झुकी, तो मालती देवी ने उसे गले से लगा लिया। फिर ओमदत्त जी ने विवान को शगुन में सोने की अंगूठी पहनाई। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सेठ जी ने पंडित जी को बुलाया और मुहूर्त के लिए पूछा। पंडित जी ने लगभग 1.5 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकाला। 1.5 महीने बाद मृणालिनी अपने नए घर में बहू बनकर आ गई। उसे यहाँ पिता समान ससुर, माँ समान सास, बहन समान ननद और एक बहुत ही समझदार दोस्त विवान मिल गया। विवान ने विवाह के बाद उससे कहा कि वो पति का रिश्ता बाद में निभाएंगे, पहले वो मृणालिनी से दोस्ती करना चाहता है। मृणालिनी भी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम पर थोपा नहीं जाता, उसे हम स्वयं चुनते हैं। जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी होता है। सेठ जी ने विवाह के 4 दिन बाद मृणालिनी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो बेटी, मुझसे एक वादा करो। यदि तुम्हारी सास तुम्हें कभी भी कुछ भी कहे, उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी और कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मान मर्यादा को आघात पहुंचे। मृणालिनी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वो जानती थी कि यदि बुजुर्ग कुछ बात कहते हैं या समझाते हैं तो उसमें अपना भला ही होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव होता है। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, पर अनुभव व्यक्ति को समझदार बनाता है। इसलिए उसने सेठ जी से कहा, पिताजी, आप मुझसे ये वादा ना भी ले तो भी मैं माँ जी का हमेशा सम्मान करूंगी। आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। सदा ही इस घर की मान मर्यादा को बनाए रखूंगी। आपके मान सम्मान में कभी भी मेरे कारण आंच नहीं आएगी। कुछ रुककर मृणालिनी ने कहा, पिताजी, बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इतने सालों बाद मुझे भगवान ने माँ से फिर से मिलाया है, तो उन्हें कभी दुख पहुंचाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना सुनते ही सेठ जी ने मृणालिनी के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, तब मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। हमेशा खुश रहो बेटी। मृणालिनी ने कहा, पिताजी, मुझे पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर शायद बचपन से ही मैंने भगवान की पूजा की है और उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो भगवान ने मुझे मेरी पूजा का फल दिया है। इस परिवार के रूप में आप लोगों ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे धर्मात्मा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेठ जी मृणालिनी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि अब जाओ, अपना काम करो और मेरे लिए चाय भेज देना। जी, अभी भिजवाती हूँ। ये कहते हुए मृणालिनी कमरे से बाहर निकल गई।
विवाह के 10 दिन बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब केवल घर में नौकर और घर के सभी सदस्य ही बचे थे। मालती देवी अब हर बात के लिए मृणालिनी को पुकारती थी और यदि उसे आने में थोड़ा भी समय लग जाता तो उसे बहुत सुनाती थी। ये सब देखकर परिवार वाले कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें मालती देवी की शर्त और कसम की याद आ जाती थी। एक दिन सेठ जी की बहन, जो कि उसी शहर के दूसरे हिस्से में रहती थी, उनके घर पर सत्यनारायण जी की कथा होनी थी। सेठ के घर में सभी को बुलाया गया था। बहन ने अनवी, विवान और मृणालिनी को एक दिन पहले ही आने को बोला था, तो वे लोग वहां चले गए थे। जब दूसरे दिन सेठ जी जाने को तैयार हुए तो मालती देवी ने कहा, आप चलो, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगी। सेठ जी ने शर्त के कारण मालती देवी से कोई प्रश्न नहीं किया और वो चले गए। सेठ जी अब कभी कभी बहुत पछताते थे कि उन्होंने बिना विचार किए ही कसम ले ली, पर जब भी वो मृणालिनी को देखते तो उन्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं होता था। करीब 2-3 घंटे बाद मालती देवी भी ननद के घर पहुंची। कथा समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर की ओर चले गए। सेठ जी भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ गए। घर आकर देखा तो दरवाजे बंद थे। सेठ जी ने नौकरों को बहुत आवाज दी। कोई उत्तर ना पाकर मालती देवी ने कहा, सभी कहीं चले गए होंगे, मेरे पास एक और चाबी है। और चाबी मृणालिनी को देते हुए कहा, दरवाजा खोलो। जैसे मृणालिनी ने दरवाजा खोला, पूरे घर में घुप अंधेरा था। मालती देवी ने उससे तेज आवाज में कहा, क्या रात यहीं दरवाजे पर गुजारने का इरादा है? अंदर चलो। जैसे ही मृणालिनी ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो पूरे घर की लाइट अचानक जल गई और चारों ओर रोशनी हो गई। मृणालिनी के सिर पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी और धीमी धीमी आवाज में संगीत का साज बजने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मृणालिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने हॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंग बिरंगे फूलों और रिबन से सजाया गया था। दीवार पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू मृणालिनी। हॉल में बिल्कुल सेंटर में टेबल पर कुछ रखा हुआ था। मृणालिनी के साथ सभी बड़े आश्चर्य से ये नजारा देख रहे थे। तब मालती देवी ने सभी से कहा, क्या देख रहे हो सभी? आज मेरी प्यारी बहू का जन्मदिन है। इतना खास दिन है, इसे ऐसे जाने देती क्या? सेठ जी ने कहा, मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। अनवी ने भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए विवान से कहा, भैया आपने भी नहीं बताया। विवान ने भी कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आज मृणालिनी का जन्मदिन है, इसने भी नहीं बताया। तभी मृणालिनी ने कहा कि मुझे भी अभी याद आया, कल से तो बुआ जी के घर पर थी तो काम में ही लगी रही और कभी मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, तो याद भी नहीं था। पर माँ जी, आपको कैसे पता चला? मृणालिनी ने सवाल किया। मालती देवी ने कहा कि तुझे याद नहीं, अभी पिछले महीने ही तेरा आधार कार्ड पोस्ट से आया था, तो उसी में मैंने तेरी जन्मतिथि देखी थी, तभी से ये सरप्राइज देने का मन बनाया था। अब चलो जल्दी से केक काटो। घर के सभी नौकर भी आ गए थे, तो सेठ जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कहाँ मर गए थे सबके सब? मालती देवी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही बोला था घर के बाहर रहने को। फिर मृणालिनी ने केक काटा। सबसे पहले उसने पिताजी को खिलाया, फिर माँ जी को, अनवी को और फिर विवान को। सभी ने कहा, हमारे पास तो गिफ्ट ही नहीं है देने के लिए। तभी मालती देवी ने कहा, तुम लोग बाद में दे देना, मेरे पास बहू को देने के लिए गिफ्ट है। सभी आश्चर्य से मालती देवी को देख रहे थे। आज उनका व्यवहार मृणालिनी के प्रति बदला हुआ लग रहा था। फिर मालती देवी ने टेबल की दराज से 3 गिफ्ट पैकेट निकाले और मृणालिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारा गिफ्ट। तो मृणालिनी ने कहा, माँ जी इन सब की क्या जरूरत है, आपकी खुशी और आशीर्वाद ही मेरा गिफ्ट है। तो मालती देवी ने कहा, वो सब ठीक है, पहले इन्हें खोलो। मृणालिनी ने सबसे पहले बड़ा पैकेट खोला तो उसमें हल्के पीले रंग की बहुत ही सुंदर कांजीवरम साड़ी थी। फिर उसने दूसरा गिफ्ट खोला तो उसमें मोतियों और हीरे से जड़ा एक बहुत ही सुंदर हार था। फिर उसने सबसे छोटा पैकेट खोला तो उसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी वाला छोटा डिब्बा था। मृणालिनी ने माँ जी की ओर देखा तो उन्होंने डिब्बे को खोलने का इशारा किया। जैसे ही मृणालिनी ने डिब्बा खोला, उसमें घर की चाबियां थी। चाबियों को देखकर मृणालिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मालती देवी ने कहा, आज से ये तुम्हारी हुई और मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आजाद करो। अब से तुम घर संभालो। मृणालिनी फिर कुछ कहना चाहती थी,
पर उससे पहले ही मालती देवी ने कहा कि मैं सब बताती हूँ। उन्होंने उनकी शर्त और कसम के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को पूरा परफेक्ट बनाना चाहती थी, मेरी तरह, जो कि मुझे नहीं लगता था कि प्यार से इतनी जल्दी संभव हो पाता, क्योंकि यदि मैं तुम्हें प्यार करती तो तुम मुझ में अपनी माँ देखती, और यदि ये होता तो जो मैं चाहती थी वो हो पाना असंभव था। इसलिए मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ा, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांटूं। जब तुम्हें डांटती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और शादी के 4 दिन बाद ही सेठ जी से मैंने ही कहा था कि वे तुमसे वादा लें, और तुमने वो वचन दिया। तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम बहुत ही जल्दी पूरा काम संभाल लोगी, पर इतनी जल्दी ये तो मुझे भी नहीं लगता था। आज मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा तुम बहुत अच्छे से करोगी। आज जन्मदिन तुम्हारा है, पर सबसे बड़ा तोहफा मुझे मिला है। ये सब सुनकर मृणालिनी की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 8 महीनों से जिस दिन का वो इंतजार पल पल कर रही थी, आज उसे उसके जन्मदिन के दिन मिल गया। आज उसे माँ जी का साथ मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर मालती देवी ने कहा, बेटी रोती क्यों है? आज तो खुशी का दिन है, रोते नहीं है। मृणालिनी ने कहा, माँ ये तो खुशी के आंसू हैं, और मालती देवी के गले लग गई। आज उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। आज उसे माँ का प्यार मिल गया था। ये देखकर सभी लोगों की आंखें नम हो गई। फिर मालती देवी ने अपने हाथों से मृणालिनी के आंसू साफ करते हुए कहा कि अब रोना बंद करो, और हाँ, अब यदि किसी ने मेरी इस प्यारी बेटी को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई, और एक बार फिर मालती देवी ने मृणालिनी को अपने गले से लगा लिया था। मृणालिनी ने जीवन में बिन माँ के कितने साल काटे, जो कि उसके लिए जेठ की तपती दोपहर के समान थे, पर मालती देवी का स्नेहमयी वात्सल्य उसके लिए सावन के मौसम की पहली ठंडी फुहार के समान था। वो अब माँ के ममत्व की शीतल छाया में आ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।